नमस्कार, आइब्स 24 के खास कार्यक्रम सेलिब्रिटी टॉक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। आज के सेलिब्रिटी हैं भारतीय फिल्म के अभिनेता भगवान तिवारी, जिन्होंने कुछ शॉर्ट फिल्मों में निर्देशन भी किया है। उनकी फिल्म सांवरी कई अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है, जो कि इन दिनों चर्चा में है। साथ ही हम उनसे ये जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की और साथ ही उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या कुछ है। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं भगवान तिवारी जी। भगवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान जी, जैसा कि मैंने आपका स्वागत किया, भगवान जी एक कुछ नाम भी थोड़ा सा हटके, चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे। जी जी जी। ये नाम के बारे में भी बताइए कि कैसे किस तरीके से, और क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं जी, तो आप के साथ जो डीलिंग होती है डायरेक्टर्स की या बाकी स्टाफ की या बाकी लोगों की, तो कैसी डीलिंग होती है क्या भगवान जी? हाँ, होती ऐसे ही है कि शुरू में काफ़ी लोगों को अजीब सा लगता है जी, क्योंकि एक दौर था जब मैं पैदा हुआ था तो उस समय जितेंद्र कुमार, अनिल कुमार, इस तरह के नाम का चलन ज़्यादा था। तो चूंकि मैं अपने जिस खानदान और जिस पीछे के परिवार से आता हूँ वो ब्राह्मण एक परिवार था और मेरी फैमिली में मैक्सिमम लोगों के नाम जो हैं वो भगवान के ही नाम पे थे। जैसे मेरे दादाजी का नाम जगदीश तिवारी था जी। तो पहले ये भी चलन था कि अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उस बहाने कि भगवान का भी हम नाम ले सकें, उसका भी नाम ऐसा ही कुछ रख दो कि उस बच्चे का नाम लेते रहें और भगवान का भी नाम लेते रहें जी। तो मेरे ख्याल से मैं उसी तरह के किसी एक संयोग का शिकार हो गया। तो हालांकि मैं सच बताऊं, थिएटर में जाने से पहले तक मुझे अपना नाम पसंद नहीं आता था। फिर मैं जब थिएटर में, मूलतः थिएटर में दिल्ली में जब मैं घुसा और शेक्सपियर के बहुत सारे नाटक पढ़ा तो उन नाटकों में कहीं एक चर्चा का एक विषय था, मेरा नाम भी, और उसी नाम के तहत मुझे कहीं एक टैगलाइन मिला था कि शेक्सपियर ने एक बात, बड़ी अच्छी बात कही थी कि व्हाट इज देयर इन अ नेम, नाम में क्या रखा है, आप अपने काम से उस नाम को साबित करिए जी। तो कहीं वहां से मेरे विचार जो है इस नाम को बदलने के जो विचार थे वो बदल गए और फिर मैं कहा नहीं, इसी नाम को सार्थक बनाऊंगा। नाम तो नाम है, नाम को ही तो एक पहचान देना होता है। और फिर फिल्म इंडस्ट्री में भगवान दादा भी थे अपने टाइम पे, बिल्कुल, हाँ। जो बहुत पॉपुलर थे। उनकी डांस शैली, उनकी अभिनय शैली, लोग जितना भी समय उन्होंने काम किया वो अपने चर्चा में थे। तो मैं कहा कि भगवान दादा के बाद भगवान तिवारी भी आना चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैंने इसी नाम को कंटिन्यूस किया। तो भगवान, क्योंकि अब नाम को सार्थक और साबित करने की बात थी, कितना अब तक आप साबित कर पाए आपके अगर सफर की बात करें? देखिए, आपकी स्टूडियो में बैठा हूं और ऐसे कई स्टूडियोज में बैठता हूं, इंटरव्यूज होते हैं। मेरी फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल तक गई है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कई फिल्में मेरी घूम फिर रही हैं और इस नाम को अगर मैं वहां तक पहुंचा पाया हूं कि सिनेमा के पहले पर्दे पे कास्टिंग में भगवान तिवारी नाम लिखा आता है तो बस अब इस नाम को पहचान मिल चुकी है। बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि भगवान तिवारी अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बड़े पर्दे पर तो आप देख ही रहे, साथ ही OTT प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन दिनों लेकर आए। तमाम चर्चा के बारे में आज हम इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं। फिलहाल चूँकि भगवान तिवारी एक ब्राह्मण परिवार से, बैकग्राउंड से थे और सबसे अहम और अच्छा संयोग ये है कि वो हमारे छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। अंबिकापुर क्षेत्र में रामानुजगंज से वो ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इतनी छोटी जगह से फिल्म इंडस्ट्री में जाना, शुरुआत से बात करेंगे अगर भगवान जी, किस तरीके से? बिल्कुल, दरअसल क्या, पिताजी मेरे सेना में थे जी। आर्मी से रिटायर हुए। उसके बाद चूँकि रिटायरमेंट के बाद अब चूँकि 15 साल बहुत डिसिप्लिन लाइफ जी चुके थे तो वापस जब यूपी गए तो उनको खेती बाड़ी और तमाम चीज़ें समझ में नहीं आई। तो फिर रोजी रोटी की तलाश में वो किसी तरीके से भटकते हुए चाचा के पास उन्होंने स्टेट बैंक में उनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगवा दी। ठीक है, बहरहाल चीज़ें वहाँ से शुरू हुई। पिताजी, मेरी पैदाइश दिल्ली की है पर पला बढ़ा मैं 4 या 5 साल तक मैं यूपी में था। फिर पिताजी वहां से लेके हमको आ गए रामानुजगंज, जो मध्य प्रदेश के आखिरी जिले का आखिरी गांव हुआ करता था। उसके बाद उधर बिहार बॉर्डर लग जाता था। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा और जो सिनेमा का जो प्रारंभिक, एक कहना चाहिए कि जो मेरी महत्वाकांक्षा की उड़ान शुरू हुई वो रामानुजगंज से हुई कि फर्स्ट टाइम टीवी आया। तो फर्स्ट टाइम मैंने टीवी देखा। उस समय VCR और VHS का जमाना था। तो पहली बार जब मैं वीडियो हॉल में गया तो आप यकीन मानिए कि मेरे लिए वो 8वां अजूबा था कि ये है क्या, ये क्या है, क्या ये, इसके अंदर लोग कैसे घुस जाते हैं। तो वो जिज्ञासा जो थी वो इतनी ज़्यादा तीव्र थी कि मुझे उस टीवी के, उस सिनेमा के अलावा कुछ समझ में नहीं आता था। मैं पढ़ाई में कभी भी बहुत अच्छा नहीं था, बहुत बिलो एवरेज वाला बच्चा था मैं। तो मेरे लिए बहाना यही होता था कि मैं कब वो टीवी का 12 बजे का शो चालू हो
और मैं जाके वीडियो हॉल में किसी तरीके से घुसूं। तो वो स्ट्रगल बड़ा लंबा रहा मेरा, क्योंकि पैसे से टिकट मिलती थी, पैसे होते नहीं थे। तो वो एक अलग बहुत लंबी कहानी है कि किन किन परिस्थितियों में कैसे मैं 1 रुपये या 98 या 2 रुपये इकट्ठा करता था और सिनेमा जाता था। तो जो पहली बार मैंने फिल्में देखी, फिर मेरा कहीं अंदर से ये तय हो गया कि मुझे इसी दुनिया में जाना है। तो वो अब जो ललक थी वो मुझे कहीं सोने नहीं देती थी। मुझे लगता था ये कौन सी दुनिया है, ये कैसे लोग होते हैं, ये सच में होते भी हैं कि नहीं होते हैं। क्योंकि वो उस दौर में मोबाइल और सोबाइल का तो जमाना ही नहीं था, सोच ही नहीं सकता था कोई। ये तो बहुत तेजी से इन 30 सालों 40 सालों में आगे बढ़ गया है। तो फिर वहाँ से मेरे अंदर कहीं एक पेपर में, अखबार में कुछ चीज़ें आती थीं, हीरो हीरोइन के बारे में छपता था। तो वो पढ़ते पढ़ते पता चला कि मुंबई कोई जगह है, मुंबई कहते थे उस समय, तो ये लोग वहाँ पाए जाते हैं। फिर वहाँ की उड़ान कैसे उड़ी जाए, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि इससे बड़ा शहर अंबिकापुर है। और वहाँ पे सिनेमा हॉल है। यहाँ तो एक छोटा सा वीडियो हॉल है, वहाँ पे सिनेमा हॉल है। तो फर्स्ट टाइम मैं जब पहली बार, मुझे याद है जायसवाल चित्र मंदिर में जब पहली बार मैंने फिल्म देखी, तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और मुझे लगा कि यही मेरी दुनिया है। उम्र मुश्किल से मुझे लगता है मेरी उम्र होगी उस समय 13-14 साल, मैक्सिमम 13-14 साल उम्र होगी। तो वो जिज्ञासा धीरे धीरे बढ़, फिर रास्ते ढूंढता रहा। फिर किसी ने मुझे बताया, अंबिकापुर में शहर में ही पता चला कि नुक्कड़ नाटक होता है। नुक्कड़ नाटक के थ्रू आप धीरे धीरे स्टेज पे जाना। और चूंकि हमारी भाषाई प्रशिक्षण बहुत कमज़ोर होती है ग्रामीण क्षेत्रों की, तो उसके ऊपर लंबे समय तक काम करना, वो सब चीज़ों को ठीक करना। तो फिर किसी ने बताया कि भोपाल रुख करो, वहाँ भारत भवन है, वहाँ पे नाटक होता है। तो मैं पहली बार अंबिकापुर से भोपाल गया और वहाँ जाके थिएटर के बारे में पता करना। फिर वहाँ मुझे पता चला, लकीली इस मामले में किस्मत वाला रहा हूँ कि मुझे मार्गदर्शक गुरु अच्छे मिले हमेशा से। तो उन्होंने बिल्कुल सही राह दिखाई और उस राह पे मैं बहुत हार्डवर्क करते हुए आगे बढ़ता चला गया। तो फिर मुझे दिल्ली की राह के वहीं से भोपाल से पता चला कि आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ट्राई करिए, और वहाँ पे भरपूर थिएटर होता है, रंगमंच होता है, जहाँ से आप परिष्कृत होते हैं और आप अच्छे अभिनेता के तौर पे फिर धीरे से जाने जाएंगे अगर आप हार्डवर्क करते रहे तो इस तरीके से 10 साल मैंने दिल्ली में लगभग थिएटर किया। तो राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब हमारे साथ के सब थिएटर के आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं। और इनफैक्ट फिर धीरे धीरे दिल्ली थिएटर से काम करने के बाद फिर जो कठिन दौर शुरू हुआ वो मुंबई का स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ। सिनेमा और टीवी में काम करने की जो ललक थी, तो लंबा एक स्ट्रगल रहा। फिर धीरे धीरे चलिए ठीक है, स्ट्रगल तो है ही है और ये हमारे अभिनय का एक हिस्सा है, क्योंकि जब तक जीवन का तजुर्बा नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, आप अपने अभिनय में दिखाएंगे क्या। जी। तो इस तरीके से भी धीरे धीरे कुछ अच्छा काम आया। मसान से मेरी थोड़ी गाड़ी चल निकली, एक पहचान बन गई और फिर अब प्रभु की कृपा से काम कर ही रहे। नहीं, बहुत बढ़िया। और आप तो अब एक जाना पहचाना नाम भी है, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि लगातार जो हमारे आज जो दर्शक जो कार्यक्रम भी देख रहे हैं उन्हें की बात ये भी पता चलेगी कि किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। आपसे बात करके समझ में आता है कि शुरुआत से लेकर अब तक कितना बड़ा स्ट्रगल आपने किया है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है, सांवरी के बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही OTT पर और क्या कुछ खास होने वाला है, आपकी कौन सी फिल्में आने वाली, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बहुत बुरा वक्त गुजरा है भगवान तिवारी जी, क्योंकि बहुत लोगों ने, खासतौर पे आपकी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पर बहुत लोगों के लिए समस्या आई जब कोविड कॉल आया। उसी समय OTT प्लेटफॉर्म ने भी अपने लोगों के बीच अपनी जगह बनाई, क्योंकि लोग टेलीविज़न अब जो है मोबाइल पर सिमट चुका है, लोग ज़्यादातर कंटेंट जो है मोबाइल पर देखते हैं। तो वो किस तरीके का प्लेटफॉर्म मानते हैं और कितना कुछ वहाँ पर आपको फिलहाल आप काम कर रहे हैं और कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट है OTT प्लेटफॉर्म? OTT दरअसल देखा जाए तो एक सिनेमा और टीवी से एक बड़ा मीडियम बन गया आज के डेट में। और अपॉर्चुनिटी अगर कहें तो उन तमाम एक्टरों के लिए जो थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं, जो अच्छे अभिनेता हैं या रहे हैं, उनको OTT प्लेटफॉर्म पे ढूंढ के अच्छे एक्टरों को लाया जा रहा है, उनको अच्छे रोल्स दिए जा रहे हैं। चूँकि ये कंटेंट बेस्ड है, इसमें कोई 400-500 एपिसोड चलना नहीं है, धारावाहिक नहीं है, तो इसमें मजबूत उस स्क्रीन को होल्ड करने वाली क्षमता रखने वाले जो अभिनेता हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है और इससे बहुत सारे लोगों को अच्छा ब्रेक मिला है। मेरे खुद 2-3 अभी सीरीज, जिसमें से एक मेरा विसल ब्लोअर काफ़ी चर्चित रहा, सोनी लिप पे आया वो, और सेकंड अभी मेरा वाइट गोल्ड एक आने वाला है, और अभी एक मून वॉक मैं जुलाई में शूट करने वाला हूँ। तो 3-4 मैं थोड़ा कम काम करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं भागता हूँ काम के पीछे, क्योंकि क्वालिटी, लंबे समय तक थिएटर किया तो क्वालिटी की वैल्यू मुझे पता है कि मजबूत काम, अच्छा काम कैसे किया जाए, तो उसके लिए थोड़ा समय लेता हूँ मैं।
एक खास जो प्रोजेक्ट जहाँ पर छत्तीसगढ़ में से उसका जुड़ाव रहा है, चमन बहार, उसके बारे में ज़रूर चर्चा करनी होगी, क्योंकि इसके पहले भी हमने हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए इस पूरे यूनिट से जब बहुत पहले बात की थी, तमाम अनुभव हमने उनसे साझा किए थे। उन्होंने बताया किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। कैसा अनुभव रहा चमन बहार को लेकर, और ख़ासतौर पर छत्तीसगढ़ में ही जब आपने शूट किया? जी जी, बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरे लिए वो छत्तीसगढ़ में पहली हिंदी फिल्म थी। तो चूंकि हालांकि मैं एज यूजुअल पुलिस ऑफिसर ही था, तो पहले 2-3 दौर में तो मैंने मना कर दिया था, चूंकि उससे पहले मेरी कई फिल्में आ चुकी थी जिसमें मैं पुलिस ऑफिसर का रोल कर चुका था। तो मेरे लिए अब कुछ नया नहीं था। लेकिन चूंकि अपूर्व हमारे छत्तीसगढ़ के ही जो डायरेक्टर हैं हमारे, वो छत्तीसगढ़ के ही हैं, तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भगवान जी करिए, हमारे लिए करिए। तो मैंने कहा सीन भेजो, सीन समझा, फिर मैं कहा चलो ठीक है करते हैं। अब किसी को ये पता नहीं था, चूंकि वो फिल्म बन के रेडी थी, पर उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बड़े कास्ट नहीं थी उसमें, तो थिएटर में रिलीज के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था डायरेक्टर, या कंपनी डायरेक्टर वेट कर रही थी। इसी दौरान ये जो कोविड का जो स्थिति आई, तो उस कोविड की स्थिति में पूरी दुनिया सिकुड़ गई घर पे। तो सबसे अच्छा ओटीटी का जो अगर गोल्डन टाइम कहा जाए, तो वो फर्स्ट लॉकडाउन और सेकंड लॉकडाउन के बीच का जो टाइम था, उसी दौरान इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और चमन बहार को ऑन एयर किया। और बहुत कमाल का रिस्पांस मिला पूरे ऑल ओवर इंडिया से, और इवन इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी सारे लोगों पे, जगहों पे इस फिल्म को देखा, लोगों ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि कम बजट की एक स्मॉल टाउन की बेहद खूबसूरत कहानी है। तो मेरे लिए अच्छा रहा कि एक अच्छी फिल्म का हिस्सा होना एक्टर के लिए हमेशा अच्छा होता है जी। बाकी छत्तीसगढ़ में उस फिल्म के बाद थोड़े रास्ते भी खुले हैं। गवर्नमेंट भी अब ध्यान दे रही है। अभी जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, और बाहर से भी अब ओटीटी और फिल्मों की शूटिंग यहाँ काफ़ी चल रही है। तो अच्छा है कि छत्तीसगढ़ को प्रमोट करने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर मिला है जी। क्योंकि अब छत्तीसगढ़ की बात चल रही है, और बुलंद मेज अभी आपको पता होगी एक फिल्म हमारी नेशनल अवार्ड, जी जी जी, उस फिल्म ने एक नया स्कोप बनाया, एक नई उम्मीद जागी इस फिल्म के जरिए। आप किस तरीके से जुड़ना चाहेंगे? क्या भविष्य में छत्तीसगढ़ी फिल्में या रीजनल फिल्में, या जैसे बुलंद मेज एक प्रोजेक्ट आया, क्या इस तरह के प्रोजेक्ट से आप जुड़ना चाहेंगे? बिल्कुल जुड़ना चाहूँगा। मेरी सिर्फ चूँकि फिर अगेन वही अपने बारे में कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है बार बार, लेकिन चूंकि लंबे समय तक थिएटर किया तो एक माइंड सेट हो चुका है मेरा। मुझे कंटेंट जब तक अच्छा नहीं होता है ना, अगर कहानी में एक लगता नहीं है कि मुझे ये कहानी मतलब कमर्शियल ही, देखिए कमर्शियल एंगल होना चाहिए, हम फिल्म में पैसा लगा रहे हैं वो पैसा निकलना चाहिए बिल्कुल, लेकिन कंटेंट जो हम दिखा रहे हैं वो लोगों तक पहुंचने लायक है कि नहीं है, वो उस पर थोड़ा सा काम करना बेहद जरूरी है। तो मैं बड़ा चूजी हूँ इन चीज़ों को लेके कि स्क्रिप्ट अच्छी हो, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। मैंने मलयालम की है, मैं तमिल तेलुगु कर रहा हूँ, मैंने गुजराती भी की है, क्योंकि मेरे पास अच्छे सब्जेक्ट, अच्छी स्टोरी आती है, अच्छा कंटेंट आता है, तो मैं हाँ करता हूँ। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर छत्तीसगढ़ में कुछ अच्छा आए तो मुझे करने में कोई गुरेज नहीं है, बट कंटेंट मजबूत हो। आपने शॉर्ट फिल्म में डायरेक्ट भी की, तो क्या ये भी संभव है कि आप भविष्य में पूरी फिल्म लेकर आ जाएं, प्रोडक्शन और डायरेक्शन पार्ट खुद प्रोड्यूस भी करें, डायरेक्शन ये भी आप कर सकते हैं? है, प्लानिंग में है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलिए, हमारे उम्मीद है कि क्योंकि आप एक मुकाम पर है छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री, तो आप जैसे जब शख्सियत जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप यहीं के हैं, और अगर इस इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं तो क्या बहुत सारे लोग हैं जिनको रोजगार जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल। सांवरी की चर्चा करते हैं। सांवरी फिल्म काफ़ी सारे जगह पर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है। इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। देखिए, इस फिल्म का सीधा जुड़ाव जो है अगर मैं कहूँ तो चमन बहार से है। चमन बहार में मेरा बहुत छोटा रोल था, बहुत इम्पैक्टफुल था, लेकिन वो उस फिल्म को चूंकि उस समय लोगों ने देखा, तो जो सांवरी की जो हमारी मेन डायरेक्टर हैं, उन्होंने जब मेरी फिल्म चमन बहार देखी, तो उस छोटे से काम को देख के उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया कि मुझे इस अभिनेता को लेके एक अपनी फिल्म बनानी है। तो मेरे उस 3 मिनट के रोल को देख के उन्होंने और मुझे लगभग 2.5 मिनट की स्क्रीनिंग दी है। अच्छा। सांवरी में। और वो एक कंटेंट, बहुत मजबूत कंटेंट है, राजस्थान के बैकग्राउंड की कहानी है, बहुत खूबसूरत म्यूजिक है, लोकेशन बहुत शानदार है, डायरेक्शन बहुत शानदार है, अभिनय की बहुत तारीफ हो रही है, और ओवरऑल ले दे के बहुत अच्छा एक मतलब उसको फिल्म को रिस्पांस मिल रहा है। और लॉस एंजलिस और काफ़ी जगहों पे वो फिल्म अभी उसकी स्क्रीनिंग हुई है, कई जगहों पे अवार्ड भी मिले हैं बेस्ट डायरेक्टर का, और अभी लगातार अभी मुंबई, जयपुर फिल्म फेस्टिवल और सब जगह वो धीरे धीरे फिल्म दिखाई जा रही है, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। छोटे पर्दे पर आपने बहुत समय तक काम किया, वो दौर था जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, तब आपको छोटे पर्दे पर बहुत काम मिला। क्या अभी आप उसको कंटिन्यू करेंगे?
समय मिलेगा तो ज़रूर करूँगा। टीवी चूँकि क्या है कि टीवी एक ऐसा माध्यम है कि आप बहुत आसानी से घर तक पहुँचते हैं किसी के, तो वो मेरा पुराना अपना घर रहा है, तो मैं उसको छोड़ूंगा तो नहीं। बट थोड़ा सा समय अभी चूँकि क्या है कि फिल्में कुछ हैं और OTT के कुछ शोज़ हैं, वो निपटाने के बाद में ज़रूर। एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि टीवी एक पहला प्यार, मतलब आपका पहला घर है जहाँ पर आपने काम किया, और क्योंकि लोगों तक पहुँचने का एक बहुत ही सहज और सरल माध्यम है। बिल्कुल। ज़्यादातर ये होता है कि जब बड़े पर्दे पर कोई स्टार काम कर रहा होता है, एक्टर काम कर रहा होता है, तो उसका फोकस सिर्फ बड़े पर्दे को लेकर ही होता है। अब OTT को लेकर हमने देखा कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटी, बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, वो अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी नज़र आ रहे हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं जो बड़े आज भी बड़े पर्दे के ही होप में बैठे हुए हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये दूसरे प्लेटफॉर्म भी है? देखिए, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। थोड़ा सा हल्की सी तकलीफ इस बात की ज़रूर होती है कि जो सक्षम बड़े बड़े स्टार्स हैं वो कुछ हम लोगों के लिए छोड़ दें। मतलब मैं अपने लिए ही बात नहीं कह रहा हूँ, मुझ जैसे थिएटर किए हुए 10-10, 20-20 साल के ऐसे बहुत सारे अभिनेता जो हैं, वो बेचारे घर पे बैठे हैं या कम काम कर पा रहे हैं, बिकॉज कि जहाँ पे सिस्टम ही ये बन जाए कि इस स्टार को लेंगे तो हमारा शो हिट हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं मानता। मेरी डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन करके, मैं अहमदाबाद में कभी शूट कर रहा था जब, उन्होंने मुझे सुबह 8:30 बजे फ़ोन करके ये बताया कि भगवान जी, आपकी फिल्म जो सांवरी, जो हमारी फिल्म है, इस फिल्म से आपने वो एक धारणा तोड़ी है, क्योंकि जब फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद लोगों का जिस तरीके से रिस्पांस मिला है, और लोगों ने ये सीधा सीधा कहा है कि ये किसी स्टार के मोहताज की फिल्म नहीं है, तो इस तरह के मजबूत एक्टरों को लेके हमें फिल्म बनानी चाहिए, जो थिएटर में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खपाई है, जो हुनर को और उस क्राफ्ट को जानते हैं, तो उसके लिए किसी स्टार की ज़रूरत नहीं है जी। तो मुझे लगता है कि बड़े स्टारों के पास तो फिल्में हैं ऑलरेडी, उनके पास कंपनीज हैं, उनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बट सेकंड दर्जे के जो अभिनेता हैं, थर्ड दर्जे के जो अभिनेता हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं अच्छे रोल के लिए, उनके लिए उनको थोड़ा सा जगह छोड़ना चाहिए कि भैया आप भी आओ, आप भी अब काम करो। बिल्कुल। तो एक बड़ी बात है कि ये कुछ प्लेटफॉर्म जो है, जो आपके जो बाद के लोगों के हैं, उनके लिए भी छोड़ना चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सकें। बिल्कुल। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। मैं हो गया, मुझसे सीनियर जैसे बहुत सारे एक्टर हैं, जैसे हमारे सीनियर हैं पीयूष मिश्रा जी, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अभी OTT पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं पे फिल्में उतनी नहीं किए, बट सेकेंडली अगर, तो वो कहने का मतलब है कि एक थिएटर वाले एक्टरों के लिए गुंजाइश बना के रखनी चाहिए, और ये एक उस मीडियम की जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छे देश के अच्छे अभिनेता जो घर पे बैठ के अपनी पूरी जिंदगी का जिन्होंने अपने एक झोंक दिया, उसके एवज में उनको कुछ तो आप एक प्लेटफॉर्म दो ताकि वो भी सर्वाइव कर पाए, वो भी अपनी एक एग्जिस्टेंस को बना पाए संसार में। चलिए ठीक, वक्त बहुत कम है भगवान जी, और चूंकि अब जानना यह है कि क्योंकि बड़े पर्दे पर और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन सी फिल्में आ रही हैं, इसके बारे में और दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। जी, अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है यशराज बैनर की शमशेरा, जिसमें स्टार कास्ट है, संजय दत्त हैं, रणवीर कपूर हैं, सौरभ मिश्रा हैं, शुक्ला जी, मैं हूं, और बहुत सारे कलाकार हैं, थिएटर के बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, और OTT पे मेरा एक वाइट गोल्ड आने वाला है, और मून वॉक आने वाला है, नवाज के साथ एक मेरी फिल्म आने वाली है जोगीरा सारा रारा। तो इस तरीके से भी 3-4 और अभी तमिल फिल्म मैंने की है, अजीत कुमार साउथ के बड़े डायरेक्टर स्टार हैं, उनके साथ। तो इस तरीके से भी 3-4 फिल्में मेरी अभी रिलीज पे हैं, और 3-4 OTT पे हैं अभी, और पाइपलाइन में बहुत सारी फिल्मों की बातचीत है, जो आगे डेट्स जिस तरीके से मैनेज होगा वो शूट चालू हो जाएगा मेरा। चलिए, तो तमाम जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, ताकि हम चाहेंगे कि आप बहुत आगे इस फील्ड में और एक बड़ा नाम बने। हालांकि बहुत बड़ा नाम है भगवान तिवारी, लेकिन इससे और भगवान के जितना, अरे नहीं, बस मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्टेट के लिए कुछ कर पाऊं, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर पाऊं कि भाई छोटे से ट्रैवल बेल्ट से भी आप अगर महत्वाकांक्षी हैं, हार्ड वर्कर हैं, तो आप निकल के पहचान पूरी दुनिया में बना सकते हैं। और सिनेमा उसका सबसे कहना चाहिए कि सीधा माध्यम बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहचान मिलती है अगर आप अच्छा काम करते हैं तो। बिल्कुल। चलिए, तो काफ़ी चर्चा में ये बात सामने आई है भगवान तिवारी जी से कि एक बड़ा स्ट्रगल चाहिए होता है अगर आप एक मुकाम पाना चाहते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने, अगर आप इस कार्यक्रम की शुरुआत की बात करें तो उन्होंने बताया कैसे उनका पैशन फिल्मों के प्रति जागा है। ये अपने आप को समझना बेहद ज़रूरी होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, और उसका एक गोल सेट करके आगे बढ़ना होगा। भगवान तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो सेलिब्रिटी टॉक में आज हमने चर्चा की है भगवान तिवारी से। खास बात यह है कि वो छत्तीसगढ़ से उनका खास जुड़ाव है, और जैसा कि उन्होंने आज अपने इंटरव्यू में कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ अपने राज्य के लिए बहुत कुछ और बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे ही एक सेलिब्रिटी से आपसे मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।